एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में मिले 35% रिटर्न्स। उनकी पेरेंट कंपनी एनटीपीसी ने अब तक पिछले 5 सालों में 25% का एनुअल रिटर्न जनरेट किया। ऊपर से वो है गवर्नमेंट कंपनी, इतना अच्छा डिविडेंड देती है, तो इनकी ही सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। यहां पर क्या अलग हो जाएगा? अगर एनटीपीसी का स्टॉक भागा था तो एनटीपीसी ग्रीन का स्टॉक भी भागेगा ना। वो भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आज इस कंपनी के बारे में आपको एक नहीं दो बड़े सरप्राइजेस दूंगा। इस कंपनी की प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ताकि आपके दिमाग में जो सवाल चल रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसको आंसर करने आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाए। एज यू नो, मैं एक सीएफए चार्टर होल्डर हूं, तो मैं हवे में बातें नहीं करने वाला। डेटा के बेसिस पे आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा अनबायस्ड तरीके से, ताकि आप अपना डिसीजन खुद ले सके। और आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस कंपनी के बारे में मैंने 2 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिसके बारे में लिटरली कहीं कोई भी हेडलाइंस नहीं है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये 2 ऐसी चीजें हैं जो हर एक एनटीपीसी ग्रीन के इन्वेस्टर ने या फिर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर ने जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो पहले ये समझ लेते हैं कि एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ के अराउंड इतनी ज्यादा हाइप क्यों थी। हर एक आदमी इसके बारे में बात क्यों कर रहा था, सबने अप्लाई क्यों किया? इसका कारण कंपनी नहीं, कंपनी जिस सेक्टर में ऑपरेट करती है यानी रिन्यूएबल एनर्जी, वो था। अब आईपीओ अच्छा क्यों चला था वो समझिए। भारत जो है वो अपनी 70% एनर्जी की नीड है ना, हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से होती है, जैसे कोल और ऑयल। एंड एज यू नो, ये रिसोर्सेज फाइनाइट होते हैं, यानी कभी ना कभी खत्म होने वाले हैं, जिससे इनका कॉस्ट बढ़ता है और ऑब्वियसली दूसरी चीज, इनसे पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। और स्टेटिस्टा के हिसाब से हमारे देश का जो एनर्जी मार्केट है वो 2029 तक 4.73% के सीएजीआर से ग्रो करने के लिए फोरकास्ट है, जिससे एक बात क्लियर हो जाती है कि हमको आने वाले सालों में और भी ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। लेकिन कितनी ज्यादा, वो जानने के लिए ये डेटा देखिए। यहां पर लिखा गया है कि द एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स 10 times more electricity than the average Indian, यानी यहां पर कैपिटा के बेसिस पे बात हो रही है। अगर एक अमेरिकन सिटीजन 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है तो एक इंडियन सिर्फ 1 यूनिट। लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अमेरिका की पॉपुलेशन से ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा है। मतलब मान लीजिए हमारे देश में पर पर्सन यानी पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन अगर डबल भी हो जाता है तो भी आप सोचिए कि हमारे देश को टोटल एब्सोल्यूट टर्म्स में कितनी एनर्जी लगेगी। और अब इतनी सारी एनर्जी अगर फाइनाइट यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आ रही है, जिनसे पोल्यूशन होता है, जिनका कॉस्ट ओवर टाइम बढ़ता है, तो हमारा नुकसान होने वाला है ना। अनलेस ऑफ कोर्स हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ देखें, जो एग्जैक्टली एनटीपीसी ग्रीन पायनियर करती है, यानी वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में ही ऑपरेट करती है। उनका काम ही है कि हमारे देश को नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल में ट्रांजिशन करने हेल्प करना। अब देखो, सीन ऐसा हुआ था कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है यानी एनटीपीसी ग्रीन की पेरेंट कंपनी, वो एक गवर्नमेंट रन एनर्जी कंपनी थी। ये हर एक तरीके से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल से अपनी एनर्जी जनरेट करती थी और अलग अलग शहरों में बेचती थी। अब यहाँ पे इनके 6 प्रोजेक्ट्स थे जो रिन्यूएबल एनर्जी के थे। 2022 में उन्होंने उन 6 प्रोजेक्ट्स को एक नए कंपनी को क्रिएट करके उसके नाम कर दिया और यही नई कंपनी थी एनटीपीसी ग्रीन। पॉइंट बीइंग ये बहुत ही ज्यादा नई कंपनी है जिसका कोई एज सच ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है रिन्यूएबल एनर्जीज के सेक्टर में। हमारे पास सिर्फ 2022 से लेकर अब तक की डेटा है। और अब रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में ग्रो करने एनटीपीसी ग्रीन ने आईपीओ किया, 10,000 करोड़ रुपए रेज किए आप और हमसे, और इन 10,000 करोड़ को पूरी तरह ग्रोथ के लिए लगा दिया। इसमें से गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं ले रही। आपको ऑलरेडी पता होगा आईपीओ के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इश्यू। टिपिकली ऑफर फॉर सेल को नेगेटिव माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी के फाउंडर्स है यानी प्रमोटर्स, इस केस में गवर्नमेंट, वो कुछ पैसा आईपीओ का ले लेते हैं, यानी पैसे कंपनी के ग्रोथ के लिए नहीं यूज होते। वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा। 10,000 करोड़ जो है वो पूरी तरह से कंपनी को ग्रो करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। और कितनी ग्रोथ और कैसी ग्रोथ? इन पैसों से एनटीपीसी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बिल्ड करने वाली है। करंटली इनके पास 3.3 गीगावाट की कैपेसिटी है। इसको ये 6x करना चाहते हैं बाय 2027, जिससे टोटल कैपेसिटी 19 गीगावाट्स की हो जाएगी। और कंपनी के लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड में भी इन्होंने तगड़ी ग्रोथ दिखाई। इसके लिए आज हर एक इंसान को लग रहा है कि भाई ये शेयर तो ऊपर ही जाएगा। क्या हुआ था कि पिछले साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में FY23 के लिए कंपनी ने 171 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया।
लेकिन अब FY25 के लिए सितंबर 2024 तक ही कंपनी ने 171 करोड़ ऑलरेडी कमा लिए। और अगर आप FY23 को FY24 से कंपेयर करो तो कंपनी ने एक साल के अंदर अपने नेट प्रॉफिट को 171 करोड़ से 344 करोड़ पर डबल कर दिया। और इन सारे फैक्टर्स के चलते SBI सिक्योरिटीज ने इस कंपनी के शेयर पर एक रिसर्च रिपोर्ट लिखी और उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि शेयर को खरीदना चाहिए क्योंकि शेयर के प्रॉफिट्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ सकती है। यानी FY27 तक मीडियम टर्म तक इस कंपनी के प्रॉफिट्स 123.9% के एनुअल ग्रोथ पर बढ़ सकते हैं। और जब इस कंपनी का IPO आया था तब SBI सिक्योरिटीज के साथ ही ICICI डायरेक्ट, वेंचुरा, रिलायंस सिक्योरिटीज, इन सारे फर्म्स ने भी पॉजिटिव बाय रेटिंग दी थी। तो भाई प्रॉब्लम क्या है? अगर ये सारी कंपनीज अपने बड़े बड़े टीम्स के साथ, एनालिस्ट के साथ बता रहे हैं आपको कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, बाय रेटिंग ऑफर कर रहे हैं, तो भाई मैं क्यों यहां पर बोल रहा हूं कि रिस्क है और दो बहुत खतरनाक चीजें हैं जो नोटिस करनी है। देखो भाई, इन सारे रिपोर्ट्स में ना रेटिंग बाय होती है, लेकिन पूरा रिपोर्ट अगर आप पढ़ोगे 3 से 4 पेजेस का तो वहां पर नीचे रिस्क और थ्रेट्स का एक पूरा सेक्शन होता है जहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं। और इसीलिए मैं अब आपको एक नहीं दो बहुत ही शॉकिंग पीसेस ऑफ डेटा देने वाला हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस रिस्क की बात कर रहा हूं और उससे कितना भारी लॉस हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस पॉइंट तक कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उससे हमारी पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड रहती है, प्लस यूट्यूब भी खुश हो जाता है। एंड ऑब्वियसली और ज्यादा लोग ये वीडियो देख पाएंगे और पूरे रिस्क और रिवॉर्ड्स अच्छे से समझ जाएंगे और इन्वेस्टर्स का भला होगा। NTPC ग्रीन की सबसे पहली दिक्कत है उनके लोन्स। अगर आप 2023 में कंपनी के बैलेंस शीट पर बोरोइंग्स की लाइन आइटम देखते तो आपको वहां पर 6137 करोड़ के लोन्स नजर आते, लेकिन अब सिर्फ एक साल के अंदर कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो 3 गुना बढ़ चुके हैं 18,044 करोड़ पर। और अब देखो, लोन होना ना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके पास लोन है और लोन को वापस भरने की हैसियत है तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, लेकिन वही चीज मेजर करने हम कुछ रेशियोज देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेट टू इक्विटी रेशियो। यहां हम देखते हैं कि कंपनी के पास टोटल कितने सारे लोन है और टोटल कितनी इक्विटी है, यानी उनके खुद के पैसे, शायद उनके रिटेन्ड प्रॉफिट से, रिजर्व से या फिर IPO से जो प्रोसीड्स आते हैं वो। और हम ये मेजर करते हैं कि जो सारे लोन्स हैं वो ये खुद के पैसे के रिलेशन में कितने बड़े हैं। और ऐसे माना जाता है कि अगर एक डेट टू इक्विटी रेशियो 2 या उसके नीचे हो तो वो सस्टेनेबल है। कई सारे इन्वेस्टर्स बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, उनको रिस्क इतनी पसंद नहीं, तो वो 1.5 से नीचे ही इन्वेस्ट करते हैं। अब इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 2.3, यानी अगर इनके पास 1 रुपया है खुद के पैसे का, IPO से आए हुए पैसे, अपने पुराने सालों के प्रॉफिट्स जो बचे हुए हैं वो, तो इन 1 रुपए के खुद के पैसों के लिए इनके पास 2 रुपए 30 पैसे का लोन है। और चलो एक पल के लिए आप इसको इग्नोर करने की सोचते हो, आप बोलते हो कि चलो 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा ऊपर कहां है, 2.3x है ना। तो इसके लिए आप देखते हो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये नंबर आपको बताता है कि अगर एक कंपनी ने बहुत सारे लोन ले रखे हैं तो वो कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशन से जो पैसा जनरेट करती है, जो कैश जनरेट करती है, उस पैसे से इस लोन के इंटरेस्ट को भर पाती है या नहीं, यानी इस लोन को सक्सेसफुली सर्विस कर पाती है या नहीं। अब अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 से ज्यादा है तो उसको सस्टेनेबल माना जाता है, और अगर 3 से ऊपर है तो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इनफैक्ट सबसे हेल्दी कंपनीज जो होती है उनके इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज आपको आसानी से 3, 4, कई बार 10 भी दिखेंगे। यानी अपने बिजनेस से अपने सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के बाद इतना पैसा कमाते हैं कि इंटरेस्ट की भरपाई करने भी बहुत पैसा बचता है, इंटरेस्ट देने के बाद भी इनके पास पैसा बचता है। और यही नंबर NTPC ग्रीन के लिए 2 और 3 तो क्या 1.7x पर है, यानी सस्टेनेबल टेरिटरी में भी नहीं है। मतलब इसके आगे अगर लोन्स बढ़ जाते हैं या फिर फाइनेंसेस थोड़े वीक हो जाते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। और चलो एक पल के लिए ये दोनों नंबर भी इग्नोर कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि भाई NTPC तो ग्रो कर रही है ना, तेजी से ग्रो कर रही है, तो क्या प्रॉब्लम है, लोन है तो सारे भर देंगे जब रेवेन्यू बढ़ जाएगा। यहीं पर आ जाता है वो दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया, वो है कि जो ग्रोथ है जिसके दम पे इतनी हाई पे हम सारे इतने ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, वो ग्रोथ भी इतनी खास नहीं है। और अब आप बोलोगे कि भाई तू क्या बात कर रहा है यार, अगर एक साल में कंपनी प्रॉफिट डबल कर पा रही है, हर साल 123.9% की फोरकास्टेड ग्रोथ है, तो कहां से तुम बोल सकते हो कि ग्रोथ खास नहीं है। देखो भाई, जो ग्रोथ है वो सारी इस डेट के दम पे हुई है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और उसी के साथ ये डेट का फायदा हो रहा है या नहीं वो मैं आपको अब बताता हूं। टिपिकली अगर एक कंपनी सही से अपने लोन को यूज करती है तो उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी मेट्रिक जो होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है, यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न कमा कर दे रही है रियल टर्म्स में,
इसको मेजर किया जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी से। कैसे वर्क करता है, बहुत सिंपल है। एग्जांपल देखिए, मान लो एक कंपनी है जिसने पूरे साल में 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब इस कंपनी की जो पूरी फाइनेंसिंग थी ना, यानी जो प्रॉफिट कमाया वो किस पैसे को खर्च करके कमाया, ये पूरी फाइनेंसिंग इनकी खुद की थी, यानी किसी से लोन नहीं लिया था, सारा पैसा शेयर होल्डर्स का था। तो हमारी एग्जांपल में कंपनी ने 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया और कंपनी के पास जो सारा कैपिटल था वो पूरी तरह इक्विटी से आया था, कोई लोन नहीं लिया था, और ये कैपिटल था 1000 करोड़ रुपए। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बनता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, यानी 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000, मीनिंग 10%। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, केस 2। अगर ये कंपनी 1000 करोड़ के टोटल कैपिटल में से 800 करोड़ का लोन लेती है, कंपनी की जो इक्विटी है, शेयर होल्डर का जो पैसा है वो सिर्फ 200 करोड़ रुपए है। और अब इस दूसरी केस में क्या हो रहा है, कंपनी ने नेट प्रॉफिट 100 करोड़ का नहीं कमाया, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी ने इतना लोन ले रखा था तो इस लोन का इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है। इस कंपनी ने कमाया है 50 करोड़ रुपया। लेकिन अब हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। इस केस में टोटल इक्विटी 1000 करोड़ नहीं थी, सिर्फ 200 करोड़ थी ना, क्योंकि 800 करोड़ के तो लोन्स थे। शेयर होल्डर का पैसा यहां पर सिर्फ 200 करोड़ रुपए थे। इस केस में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बनता है 50 डिवाइडेड बाय 200, यानी 25%। तो आपने देखा कैसे लोन की मदद से कंपनी ने शेयर होल्डर को ज्यादा पैसे कमा कर दिए। एब्सोल्यूट नेट प्रॉफिट इस केस में कम था, आधा था। पहली कंपनी तो 100 करोड़ रुपए कमा रही थी, इस कंपनी ने सिर्फ 50 करोड़ कमाए। लेकिन आप ही सोचो, आपके 1000 करोड़ पे 100 करोड़ या फिर आपके 200 करोड़ पे 50 करोड़। अब आपको एनटीपीसी ग्रीन का रिटर्न ऑन इक्विटी बताता हूं। इस कंपनी का आरओई मैट्रिक है सिर्फ 6.2%। इसका कंक्लूजन एक ही आता है कि इतने लोन लेने के बाद भी ग्रोथ रेट इतनी अच्छी है ही नहीं कि शेयर होल्डर को ज्यादा पैसे कमा कर दे सकते हैं। प्लस इंटरेस्ट में ही इतना ज्यादा पैसा जा रहा है कि इंटरेस्ट देने के बाद जो पैसे बचते हैं उससे सिर्फ 6.2% का रिटर्न ऑन इक्विटी आता है। और अब ये ग्रोथ इतनी खास नहीं है, इसके लिए आपको एक और आर्गुमेंट देता हूं। कंपनी के वैल्यूएशन पर नजर डालते हैं। करंटली इनका पीई रेशियो 350x पर है। फॉर कॉन्ट्रास्ट अगर आप पूरे इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर का एवरेज देखें तो वो सिर्फ 37x पर है, यानी ऑलमोस्ट 10 गुना ओवर वैल्यूएशन यहां पर है। और अब आप बोलोगे भाई अगर ग्रोथ हो रही है तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ज्यादा होने में कोई गलत चीज नहीं है, एंड दैट इज ट्रू। इसके लिए हम देखते हैं पेग रेशियो, यानी ग्रोथ के हिसाब से प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जस्टिफाइड है। यानी मतलब मान लो एक कंपनी है जिसका पीई रेशियो 25 है और उसकी ग्रोथ रेट 25% एनुअली है, तो पेग रेशियो बनता है पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ, यानी 25 डिवाइडेड बाय 25, 1। ये कंपनी फेयरली वैल्यूड है। पेग रेशियो जब भी एक से नीचे होता है हम बोलते हैं कंपनी अंडर वैल्यूड है, एक से ऊपर उसको ओवर वैल्यूड माना जाता है। लेकिन ऑब्वियसली 1.25 1.5 तक आप एक अलाउंस लेके चल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज का आपको एक दिखेगा ही नहीं। अगर आप एनटीपीसी ग्रीन का पेग रेशियो कैलकुलेट करो तो 350x के पीई पर 123.9 की फोरकास्टेड ग्रोथ पर भी एक या डेढ़ का नहीं बल्कि 2.82 का पेग रेशियो आता है। एंड कीप इन माइंड ये ग्रोथ फोरकास्टेड है, हमने देखा नहीं है, ये ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, आगे कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखो तो वहां पर भी अदानी ग्रीन एनर्जी जो है उनका पीई रेशियो 170 पर है, यानी ऑलमोस्ट आधा। अगर आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी या फिर टाटा पावर को देखो तो वहां पर भी 60x और 36x का पीई दिखेगा रिस्पेक्टिवली। और अब देखो, एनर्जी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना कोई हलवे का काम नहीं होता, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, बड़े बड़े लोन्स लेने पड़ते हैं, कई बार डीलेज आ जाते हैं, कॉस्ट ओवररन हो जाता है, लंबी अग्रीमेंट्स और अप्रूवल्स की प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, और उसके बाद एक एनर्जी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली होता है। और इस पूरे प्रोसेस में कई बार कंपनी के लोन्स इन्फ्लेट हो जाते हैं। अब मान लो ऐसी सिचुएशन में कंपनी की बैलेंस शीट बहुत हेल्दी है, फाइनेंशियली कोई टेंशन नहीं है, तो ये लोन इन्फ्लेट होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब एनटीपीसी ग्रीन के केस में जब ऑलरेडी इतने सारे लोन्स है और ऑलरेडी इतने सारे एवरेज या बिलो एवरेज रेशियोज है, तो वहां पर लोन्स इन्फ्लेट होने का रिस्क आपके लिए एज अ शेयर होल्डर बहुत बड़ा हो सकता है। और अब ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, या फिर एनटीपीसी ग्रीन की फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उनको जो नए लोन्स मिलता है ना वो और ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर होते हैं, जिससे उनका टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बढ़ जाता है। या फिर जो 3 गीगावाट को 19 गीगावाट में बनाने की बात चल रही है, इस प्रोजेक्ट में डीले आ जाते हैं और ये 2027 तक नहीं बल्कि 2030 तक हो जाते हैं, जो ऑल बाय द वे एनर्जी सेक्टर में बहुत कॉमन चीज है। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ शेयर होल्डर आप क्या करोगे? और चलो अब एनटीपीसी ग्रीन को छोड़ के एनटीपीसी को यानी पेरेंट कंपनी को देखते हैं। वहां पर अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखो तो 13.5 है, डेट टू कवरेज रेशियो 2 के नीचे 1.4 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज्यादा 3.24 है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो सिर्फ 15.7 है, 2% का डिविडेंड भी देती है। बहुत अलग नंबर्स है ना।
अगर आप यही नंबर्स JSW स्टील या फिर टाटा पावर के लिए देखो तो वहां पर भी आपको सिमिलर चीजें दिखेंगी। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप एनटीपीसी ग्रीन को छोड़ के इन तीनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, उसके लिए अलग स्टोरी है, अलग एनालिसिस है, उनके अलग चैलेंजेस है। लेकिन बॉटम लाइन यही थी कि एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ के लिए मैंने तो अप्लाई नहीं किया था, ना कि आईपीओ आने के बाद मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया था फॉर ऑल ऑफ दीज रिस्क्स। अब एनर्जी सेक्टर में बहुत स्कोप है, एनालिस्ट भी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी रिस्क मेरे लिए इग्नोर करने लायक तो नहीं थी। वैसे ये तो मेरे व्यूज थे, आपके क्या है कमेंट करके बताइए, और अगले वीडियोस किस टॉपिक पे देखना पसंद करोगे वो भी बताइए। आई विल मेक इट हैपन।